अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये दूसरा व्लॉग मैं कर रहा हूँ और इसकी वजह जो है वो एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी है जो हुई है। गैर कानूनी तारकीन वतन गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश, दुनिया के बाकी ममालिक में बसने की ख्वाहिश, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं और उसका नतीजा फिर क्या हो सकता है। जो ग्रीस के करीब यूनान में ये कश्ती डूबी, इस पर कुछ बात करते हैं। और इसके साथ पाकिस्तान में जो कि कानून एक पास किया, अब जो नया हुआ है वो चेयरमैन सेनेट को ताहयात जुमरात जिसके लिए मंजूर की गई हैं। इससे पहले परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली के जो मुलाजिम वापस लिए गए थे 60 के करीब, तो उसमें सिर्फ स्टाफ मेंबर थे जो वापस लिए गए थे। और उसके बाद अब ये ख़बर, इस पर कुछ बात करते हैं। और उसके बाद ये कि पाकिस्तान में जो जागीरदारी की लानत है और ज़ाती मलकियतें और ये राजवाड़े जो कायम हैं, इनका एक प्रैक्टिकल हल, कोई आइडियल हल नहीं, प्रैक्टिकल हल जो मुझे एक नज़र आता है, उस पर को बात करते हैं। फ़ौज उसमें क्या कर सकती है। सबसे पहले तो ये कि ये जो बहुत बड़ा एक जो सानहा हुआ है, गहरे समुद्रों में कश्ती डूब गई और वो सारे लोग, इससे पहले वाक़यात ये पेश आते हैं बहुत दर्दनाक। इसमें सबसे दर्दनाक पहलू ये भी है कि वो गैर कानूनी तारकीने जो वतन आ रहे थे उनमें भी सबसे सबसे बुरा सलूक, यानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सारे इलीगल आ रहे हैं, यानी उनमें जो सबसे घटिया सलूक है वो पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। जहाज के सबसे खतरनाक और निचले हिस्से में उनको जबरदस्ती बंद किया जाता है, जानवरों से बदतर हालत में उनको बंद किया जाता है। तो यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग वीजा लेकर आते हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर जायज तौर पर जो किसी मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में दाखिल होते हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को साइड पर कर दिया जाता है और एक उनके साथ स्पेशल सलूक, घटिया वाला स्पेशल सलूक, मुजरमों की तरह उनको दहशतगर्द समझ के उनके साथ किया जाता है। गैर कानूनी दुनिया में भी, जहां बाकी दुनिया के मुजरिम खड़े होंगे, गैर कानूनी जो जुर्म कर रहे हैं आने का, उनमें भी सबसे नीचे जो गैर कानूनियों में भी, वो भी पाकिस्तानी है। ये है असल मामला। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो ये भूत जो यहां आने का है, इसमें खुदा के वास्ते इस बात को आप समझ लीजिए कि बरतानिया, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, किसी से अपनी मिसाल देना वैसे मायूब लगता है। यूट्यूब खोलें, आपको हज़ारों इस तरह सैकड़ों लोग और मिल जाएंगे। यहाँ सहूलियात, पहली बात तो ज़िंदगी यहाँ आसान नहीं है। ये मुल्क जन्नत नहीं है, जन्नत इस दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। अच्छा, बात है पैसे की, बात है वसाइल की, बात है इंसानी आज़ादियों की, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ कानूनी तौर पर आते हैं, उन लोगों के लिए है। आसान उनके लिए भी नहीं है। यहां पे 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, मजदूरी आए थे, मजदूरी हैं आज तक, सब कुछ गंवा बैठे। ये जो आपको डिफरेंस लगता है, ये आप पाकिस्तानी रुपयों में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस वक्त है। अगर आप पाउंड्स में कमा रहे हैं तो खर्च भी पाउंड्स में कर रहे हैं। यहां एक वक्त की जब गाड़ी का आप टैंक फुल अपनी कराते हैं, सिर्फ एक वक्त की, यानी आपने गाड़ी का जो टैंक फुल कराया, ऑन एवरेज उस पर 60 पाउंड लगते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कोई 50-60 हज़ार रुपये या इससे ज़्यादा आप सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल है। अच्छा, उसके बाद फिर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कानूनी तौर पर भी आके ज़िंदगी फूलों का सेज नहीं है, बहुत सख्त काम करने पड़ते हैं। तो सख्त काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो यही सख्त काम पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, जितना पैसा आप इंसानी स्मगलों को देते हैं, FIA इसमें शामिल होती है। बॉर्डर को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो अपनी दिहाड़ियां लगा रहे होते हैं। ये जुल्फी बुखारी जो है, इनके वालिद का यही काम था। ये एक एजेंट जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये मसले का हल नहीं है। इस तरह के सैकड़ों एजेंट काम करते हैं। और जो गुर्बत है, और गुर्बत का आलम यह है, बेबसी का और गुर्बत का, जब ऊपर की इशराफी अपने गेम्स खेलती है तो नीचे आम आदमी का यह हाल होता है। मैं मंडी बहाउद्दीन जाके उन लोगों को मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो डंकी लगाकर किसी भी कीमत पर यूरोप आने के लिए तैयार होते हैं। उन लोगों का कहना यह है कि अगर हम वहां पहुंच गए तो हम गाजी होंगे, और अगर रास्ते में मारे गए तो हम शहीद होंगे। यह करवाती है गुर्बत। यह है एक आम पाकिस्तानी जिसके नाम पे ये सौदे बेचे जाते हैं। तो जहां तक पाकिस्तान में की इशराफी का ताल्लुक है, वहां पे तो किसी को दिलचस्पी आम आदमी से नहीं है। जाहिर है वो तो अपनी पावर गिमिक्स में है। तो ये आम आदमी को, मुझे और आपको खुद सोचना है, भाई हाथ जुड़े हैं मेरे। आप ये अपनी औलादों को गैर कानूनी तौर पर मत भेजें, ना दुबई भेजें लॉन्चों के जरिए, ना रास्ते के जरिए ईरान से होते हुए टर्की और यहां दाखिल होने की कोशिश। और ये बोट्स के भयानक मौत, भयानक हालात, बेबसी की इंतहाएं,
जनाजे के लिए लाश भी मिलनी है कि नहीं मिलनी, प्यारों का पीछे क्या हाल होगा जो जेवर बेचते हैं, घर बेचते हैं, बेचने के बाद इस मौत के लिए घर से निकलते हैं। को अपनी अकल पे अल्लाह माफ करे, बेबसी अपनी जगह, मजबूरियां अपनी जगह, हालात अपनी जगह, वही पैसा बेचकर वहां पे कोई रेडी नहीं लगाई जा सकती चनों की, कबाब की, अंडे बर्गर की, यानी बाकी लोग रहते ही हैं ना यार। तो ये आप खुदकुशी के रास्ते पर चलते हैं, और खुदकुशी भी ऐसी इतनी भयानक। लेकिन ये हालात यहां तक पहुंचते क्यों हैं? इसलिए पहुंचते हैं कि जिस मुल्क में यानी अभी हमने सुना कि परवेज इलाही को, यानी साबिक परवेज इलाही नहीं, साबिक स्पीकर को कहना, कोई भी स्पीकर हो पंजाब असेंबली का, 60 मुलाजिम तो सिर्फ उसके स्टाफ के वापस लिए गए। तो ये थे कर क्या रहे थे वहां, दिए क्यों गए थे? सरकार के पैसे से तनख्वाह ये लेने वाले लोग, एक आदमी को, अभी एक नया कानून मंजूर हो गया है कि पार्लियामेंट में, ये तमाम सियासी जमातों ने किया है, मतलब जमात इस्लामी के अलावा, कि जिसकी रूह से रिटायर्ड चेयरमैन को ताहयात 12 जाती स्टाफ मेंबर, 12 जाती स्टाफ मेंबर ताहयात। ये चेयरमैन सेनेट जो लोग बनते हैं, ये गरीब लोग होते हैं? सेनेट तो है ही अरबपतियों का क्लब, उनका चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन तो है ही खरबपति आदमी है ये। इसको सरकारी खजाने से 12 ताहयात जाती स्टाफ मेंबर, 10 सिक्योरिटी मेंबर और गाड़ी। यानी साबिक चीफ जस्टिस हो, बजाय ये कि उसकी मराहत खत्म की जाए, वो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा इन्होंने तो ली है, हम भी लेंगे। ये सब मिलकर इकट्ठे होकर ये सारी अशराफिया ये टारगेट करती है लोगों को, और वहां से ये उठाती है। फिर वहां उस कौम के लोग इस तरह जलील होते हैं, वीजा लेके निकलते हैं तो एयरपोर्टों पे जलील होते हैं, गैर कानूनी आते हैं तो गैर कानूनी काली दुनिया में भी सबसे नीचे खड़े होते हैं, जिसकी अशराफिया ये करती है। लेकिन बात ये है, देखिए कि कतील शफाई का वो शेर हमेशा याद आता है कि जिसका मफहूम यह है कि कतील उस शख्स सा मुनाफिक नहीं देखा कोई, कमी बेशी, मतलब उसकी मादरत चाहता हूँ शेर अगर गलत है, जो जुल्म तो सहता है और पर बगावत नहीं करता। अच्छा, अब ये बगावत से मुराद वो बगावत नहीं जो 9 मई को हुई है, या उससे पहले जो बगावत हो रही थी कि पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले शुरू कर दो, फौजी तनसीबात पे हमले शुरू कर दो, शहीदों की यादगारें जला दो, वो बगावत नहीं है। बगावत वो, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे आसमा जहांगीर कितनी बड़ी एक्टिविस्ट रही है सारी जिंदगी, उसने कभी पुलिस पे पेट्रोल बमों से हमला किया है, कभी फौजी तनसीबात पे हमला किया है, लेकिन जो वो मार्क डाल के गई है इज्तिमाई नफ्सियात पर अपनी जद्दोजहद का, नस्लें याद रखेंगी उसे। तो ये होता है जब आप एहतजाज करने के लिए उठते हैं, अपने हकूक मांगते हैं, वहां पे दिलचस्पी किसी को नहीं है, अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो बगावत का मतलब ये नहीं है कि आप ये पेट्रोल बमों से, बगावत का मतलब ये है कि अपनी नुक्ता नजर पूरी शिद्दत से पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। अच्छा, कैसे पहुंचाएं? आसमा जहांगीर ने क्या किया था, या बाकी एक्टिविटीज क्या करते हैं? जाहिर है कि जलसा है, जलूस है, आवाज अपनी पहुंचानी है। आजकल तो जराए लामहदूद है, आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कौन करे, हर किसी को तो अपनी अपनी पड़ी है। तो जो इतनी इज्तमाई तौर पर ये जो जुल्म सहने वाली कौम है और उसको बर्दाश्त करने वाली कौम है, उसके साथ फिर यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि इस जुल्म, ये देखिए फौज की जो, पाकिस्तान की फौज के जो डॉक्ट्राइन और इनकी जो सियासी तजुर्बात हैं, उसका तो नुकसान वो मशरकी पाकिस्तान की सूरत में उठाना पड़ा, या वो अब ये ताज़ा तरीन इमरान खान का तोहफा है, ये अपनी जगह, ये तो हमने सब जानते हैं, इसके नताइज क्या निकले सब जानते हैं। लेकिन वो यानी आइन वहां पे नहीं तोड़ा जाता जहां पे अब समाज की कोई बुराई खत्म होती है, वहां पे हदूद कोई नहीं तोड़ी जाती जहां पे मुल्क का कोई भला हो। मिसाल के तौर पे समाजी बुराई सबसे बड़ी पाकिस्तान की लानत जागीरदारी है। ये तुमनदार हों, ये चौधरी हों, ये वडेरे हों, ये जो रियाया अपने लोगों के साथ सलूक करते हैं, उसके बाद ये उनके लिए जिंदगी को इस काबिल ही नहीं छोड़ते दुनिया को। ये बाहर निकलती, जो बाहर ये निकल के गैर कानूनी, फिर वो ये कहते हैं कि मरते मर जाएंगे, यहां नहीं रहना। ये बेबसी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये भट्टा मजदूरों की औलादें, ये नस्ल दर नस्ल हारियों और किसानों की औलादें, ये जो जागीरदारी की लानत है मेरे भाई, इंडिया खत्म कर चुका। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी आती है तो जागीरें कायम रहती हैं जागीरदारों की, क्यों? तो मेरी ये गुजारिश है कि आज भी अगर हम इस जागीरदारी यानी फौज अपना इमेज, सियासत को अगर यानी एक तरफ रखें और इस तरफ आए, इन जागीरदारों की जागीरें अमली और हकीकी तौर पर जब्त करें। ये कागजों में हेरा फेरी नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी और ये बाकी बलूचिस्तान के सरदार और ये सिंध के और ये तुमनदार जनूबी पंजाब के जो ये जुल्म करते हैं, चपले तक उनकी, मतलब उन लोगों पर उनकी जो जिंदगी जानवरों से बदतर है। तो ये उनके साथ जो हो रहा है, अगर फौज सियासी तजुर्बात करती रही है तो बराए मेहरबानी ये जागीरदारी खत्म करने के लिए अपनी तहवील में ले लो यार।
نہیں دینا پاکستان کے عوام کو سرکاری سویلین کنٹرول میں مت دیں، لیکن یہ جاگیریں ابھی یہ پنجاب میں انہوں نے جو زمین لی ایگریکلچر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، سندھ میں بھی کچھ خبریں ہیں، تو یہ سرکاری زمینوں کو اپنے یہ جو لیا جاتا ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، جاگیرداروں کی زمینیں ساتھ میں کیوں نہیں لی جاتی؟ کاغذوں میں ہیرا پھیری کر کے ملازموں کے نام، خاندانوں کے نام، رشتہ داروں کے نام تو سب جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے۔ ایوب خان کے زمانے سے فراڈ چل رہا ہے آج تک، جاگیریں کوئی واپس نہیں ہوئی ہیں، مالکان وہیں کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی زمینوں پہ وہی کئی ریلوے اسٹیشن آ رہے ہیں۔ تو ان کی جاگیریں جو ہے وہ ضبط کرنے سے فوج کو کون روکتا ہے؟ تو برائے مہربانی آپ، ظاہر ہے کہ پہلے بھی وہ رہے ہیں، کسی کی مشورات تو مطلب ہے ماننا نہیں ماننا وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ میری گزارش ضرور ہے کہ یہ جاگیرداری کی لعنت ختم کرنے کے لیے چاروں صوبوں میں یہ جو ان کی لینڈ ہولڈنگز ہیں، یہ فوجی تحویل بے شک اپنی تحویل میں لے لیں، اور اس کے بعد یہ جاگیرداروں وڈیروں نے اور یہ جو اپنے تمبنداروں نے جو اپنے قبیلوں کا نیچے حال کسانوں اور ہاریوں کا کیا ہوا ہے، فوج ان کی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے اگر آپ ان کو کینٹ میں جو سہولیات، یعنی اپنے وہی جاگیریں اپنے کنٹرول میں کریں، بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، آمدنی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور وہ جو رعایا وہ جو آپ نے ظالم سرداروں اور ظالم چودھریوں اور ظالم وڈیروں کے تسلط میں دی ہوئی رعایا، اس رعایا کو آزاد کروائیں غلامی سے، اور وہاں پہ اگر آپ کینٹ کی سہولیات ان کو دیں، ان کو سکول دیں، یہ بھٹا مزدور یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں فوج اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں لیتی؟ اور وہاں کنٹرول کر کے ان کو سہولیات دے دیں، ان کو آزادی دلوا دیں ان وڈیروں سے، ان جاگیرداروں سے۔ تو یہ جو باہر کشتیاں ڈوب رہی ہیں، یہ باہر جو اپنی جانوں کو، یعنی یہ اس میں شاید کچھ کمی آ جائے، یعنی اس کو کنٹرول میں کیا جائے، ان جاگیروں کو سرکار لے، بے شک فوج کی اس میں دے دے تحویل میں، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جو بھی فارمنگ ہے فوج کرے، آمدنی لے، اس کی منافع لے، نفع لے، لوگوں سے ٹیکس لے، سب کچھ کرے، لیکن ان لوگوں کو آزادی دلوائے۔ وہاں سکول ہونے چاہیے، وہاں روڈز ہونی چاہیے، وہاں اسپتال ہونے چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو وہ آزادی ہونی چاہیے جو پاکستان کے کسی دوسرے شہری کو حاصل ہے، شہر میں رہتے ہوئے۔ ان کا کیا قصور ہے غریبوں کا، جن کی نسلوں کی نسلیں رہن رکھی ہوئی ہیں جاگیرداروں نے؟ یہ یہاں پر میں اس سجیشن پر اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اس بھیانک غربت کا سامنا ہو۔ خدا کے واسطے غیر قانونی طور پر یورپ نکلنے کا، باہر آنے کا مت سوچیں، جانوروں سے بدتر زندگی ہے یہاں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ دوا نہیں لینے جا سکتے، اینٹی بایوٹک نہیں مل سکتی، نوکری تو چھوڑ دیں، بھیک مانگنا جرم ہے ان ممالک میں۔ اگر آپ بھیک مانگنے جائیں گے وہ کیا رہتا جرم ہے۔ تو کچھ عرصے اگر اسائلم لے کر کسی ڈبے میں بند رہ کے چند گھنٹے زندگی گزار کے کیا ملے گا؟ ایک ایسی بھیانک مارکیٹ ہے اس ملک میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں پہ جو غلامی ہے، یہ غیر قانونی تارکین وطن جن بیچاروں کے پاس ویزا نہیں ہوتا، ان کے سالہ سال غلامیوں میں گزر جاتے ہیں، سال ہر سال بدترین غلامی استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا ممکن ہے، صرف وہ، یعنی بریڈ پہ مکھن لگا۔ دانت میں درد ہو گیا، میں بلا پختون بھائی تھا ہمارا، مجھے وہ کبھی ساری زندگی نہیں بھولے گا، پرانی بات ہے۔ اس کے دانت میں شدید درد تھا، ڈاکٹر کو دکھانے نہیں جا سکتا تھا، اس نے اپنے دانت کو خود پلاس سے نکالا تھا۔ اس زندگی کے لیے ملک کو چھوڑنا ہے، بہنوں کے زیور بیچ کے، زمینیں بیچ کے، یہ انسانی ایجنٹوں کو مل کے، یہ زلفی بخاریوں کو امیر کرنا ہے؟ خدا کا واسطہ اپنے کو حالات پہ سوچیں۔ یہ وہاں پہ کہیں بہتر پاکستان میں اس سے بہتر آپ کو، یعنی وہی پیسہ جو آپ ان کو دیتے ہیں، ان پیسوں سے پاکستان میں کام ہو سکتا ہے بھائی۔ اب تو آن لائن یہ جو ہے، اور یہ ہماری حکومتوں کا کام تھا، ایجوکیشن، یہ اتنے نیوز چینل سیاست میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے نیوز چینل، یہ عدالتیں، یہ سب کچھ اپنی سیاستوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آئی ٹی کے اوپر اپنے لوگوں کو لگائیں، یہی چینلز جو ہیں یہ ایجوکیٹ کریں، ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل جو آپ کی ہنرمندی ہے، ان لوگوں کو سکھائیں، تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پیسہ کما لیں۔ ایسی بھیانک موت اللہ معاف کرے کہ جنازہ نہیں ہے، کیا گزرتی ہوگی ان پہ، ان والدین پہ، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ رحم کرے جی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔